मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय में। हमारा जो विषय था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून में हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में जो तर्क थे वो कर लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में तर्क हमने कर लिए थे, उनका विश्लेषण भी कर लिया था। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ और उनका एनालिसिस हमने कर लिया था। आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सर हेनरी मेन, लॉर्ड रसेल, ब्रियली, स्टॉक, ओपेनहेम, पोलक आदि कानून शास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक वास्तविकता माना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक वास्तविकता माना है। क्या माना है? एक वास्तविकता माना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का वास्तविक आधार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक वास्तविकता माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून के प्रकार, राष्ट्रीय कानून की तरह स्पष्ट नहीं है। जैसा कि राष्ट्रीय कानून स्पष्ट है, वैसा अंतर्राष्ट्रीय कानून स्पष्ट नहीं है, परंतु यह फिर भी कानून है। परंतु यह फिर भी कानून है। कानून के पीछे दबाव ही आवश्यक नहीं है। कानून अर्थात विधि के पीछे दबाव ही आवश्यक नहीं है। कंपल्शन अलोन इज़ नॉट द सैंक्शन बिहाइंड द लॉ। दबाव ही आवश्यक नहीं है। कंपल्शन अलोन इज़ नॉट द सैंक्शन बिहाइंड द लॉ। राष्ट्रीय विधि के समान अंतर्राष्ट्रीय विधि में भी, राष्ट्रीय विधि के समान अंतर्राष्ट्रीय विधि की भी कभी कभी उपेक्षा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी कभी कभी उपेक्षा की जाती है राष्ट्रीय कानून के प्रकार से। जैसे राष्ट्रीय कानून की आलोचना या उपेक्षा होती है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी उपेक्षा की जाती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विधि का कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि विधि का कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में जिन विद्वानों ने तर्क दिए हैं, उन विद्वानों की परिभाषाएं। आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहले है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन के अनुसार किसी नियम को कानून बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। किसी भी नियम को कानून बनाने के लिए आवश्यक नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास में रखना। किसी भी नियम को कानून बनाने के लिए आवश्यक नहीं है कि उसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति हो, उसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति हो। यह सच है कि कानून का पालन, यह भी सच है कि कानून का पालन कभी कभी व्यक्ति भय से करता है, कभी कभी व्यक्ति भय से करता है, परंतु ऐसे अवसर प्राय कम आते हैं। परंतु ऐसे अवसर प्राय कम आते हैं। इसी में है दंड के भय से कानून को मानने वाले लोग प्राय, दंड के भय से कानून को मानने वाले लोग प्राय अपराधी प्रकृति के होते हैं। अपराधी प्रकृति के होते हैं। सामान्य जन, जो सामान्य जन है, सामान्य जन कानूनों का प्रयोग अपनी सहज बुद्धि और सद्विवेक से इसलिए करते हैं क्योंकि वह उनके विश्वासों, परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकूल होते हैं। परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकूल होते हैं तथा समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक है। तथा समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए भी कानून आवश्यक है, विधि आवश्यक है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दें। तो सर हेनरी मैन ने क्या कहा? सर हेनरी मैन ने कहा किसी भी नियम को कानून बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। कोई भी नियम यदि उसको कानून बनाया जाता है तो आवश्यक नहीं है कि उसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति हो, उसके पीछे
कोई बाध्यकारी शक्ति हो। यह सच है कि कानून का पालन कभी कभी व्यक्ति भय के डर से करता है, व्यक्ति अपने भय से करता है, डर से करता है। कभी कभी व्यक्ति भय से करता है, डर से करता है, किंतु ऐसे अवसर प्राय कम आते हैं। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं कि व्यक्ति डर के मारे कानून का पालन करेगा। दंड के भय से कानून का पालन केवल वही व्यक्ति करते हैं जो अपराधी प्रकृति के होते हैं। केवल वही व्यक्ति दंड के भय से कानून का पालन करते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, अपराधी प्रकृति के होते हैं। सामान्य जन जो है वो तो कानूनों का प्रयोग अपनी सहज बुद्धि और सद्विवेक से करते हैं। सहज बुद्धि और सद्विवेक से करते हैं क्योंकि विश्वासों, परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकूल ये कानून होते हैं। क्योंकि उनकी जो विश्वास है, उनकी जो परंपराएं हैं और उनके जो रीति रिवाज है, उसके अनुकूल ये कानून होते हैं तथा समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी यह कानून आवश्यक है। तो ये पहली परिभाषा थी जो मैंने आपको समझाई सर हेनरी मैन की, जिन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में तर्क दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है। दूसरी परिभाषा आती है सर हेनरी बर्कले के अनुसार। सर हेनरी बर्कले के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व तब हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व तब हो सकता है जब सभी राष्ट्र आपस में सहमत होकर कानून की बाध्यता को स्वीकार कर लेते हैं। सभी राष्ट्र आपस में सहमत होकर कानून की बाध्यता को स्वीकार कर लेते हैं। इसी में है यह सामान्य स्वीकृति ठीक वैसी ही है। ये जो सामान्य स्वीकृति है ठीक वैसी ही है जैसी राष्ट्रीय कानून के प्रसंग में विभिन्न नागरिकों की होती है। जैसे राष्ट्रीय कानून के प्रसंग में विभिन्न नागरिकों की होती है। यदि कोई राष्ट्र इस कानून को भंग करे तो संबंधित राष्ट्र को, यदि कोई राष्ट्र इस कानून को भंग करे तो संबंधित राष्ट्र को कानून का उल्लंघन करता माना जाएगा, कानून का उल्लंघन करता माना जाएगा। किंतु कानून यथावत बना रहेगा, किंतु कानून तो यथावत बना रहेगा। विधि की अवहेलना करने से ही विधि का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। यदि विधि की अवहेलना करने से ही विधि का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो सर हेनरी बर्कले ने क्या कहा? उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व तब ही हो सकता है। कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब सभी राष्ट्र आपस में सहमत होकर कानून की बाध्यता को स्वीकार करते हैं। सभी राष्ट्र आपस में सहमत होते हैं और कानून की बाध्यता को स्वीकार करते हैं। यह सामान्य स्वीकृति जो आती है, यह सामान्य स्वीकृति ठीक वैसी ही है। कैसी? ठीक वैसी ही है जैसी राष्ट्रीय कानून के प्रसंग में विभिन्न नागरिकों की होती है। सामान्य स्वीकृति जो विभिन्न नागरिकों की राष्ट्रीय कानून के प्रसंग में होती है, ठीक वैसी ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रसंग में भी होती है। यदि कोई राष्ट्र इस कानून का भंग करता है, यदि कोई राष्ट्र इस कानून को भंग करता है तो संबंधित राष्ट्र को कानून का उल्लंघन करता माना जाएगा। तो जो राष्ट्र इस कानून को भंग कर रहा है उसको इस कानून का उल्लंघन करता माना जाएगा। किंतु कानून तो यथावत बना रहेगा, कानून तो अपनी जगह बना रहेगा, लेकिन जो राष्ट्र इसे भंग करने की कोशिश करता है उसे क्या माना जाएगा? उसे इसका उल्लंघन करता माना जाएगा। विधि की अवहेलना करने से ही, यदि कोई विधि की अवहेलना करता है तो विधि की अवहेलना करने से ही विधि का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। यदि कोई राष्ट्र विधि की अवहेलना करता है तो उससे ही विधि का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। विधि एज इट इज़ बनी रहती है, विधि अपने अस्तित्व में रहती है। विधि का अस्तित्व कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये थी
ये थी बर्कले की परिभाषा। अब आती है बियरली की परिभाषा, ब्रियरली की परिभाषा। बियरली ने क्या कहा है? बियरली ने ऑस्टिन की धारणा की आलोचना करते हुए लिखा है कि बियरली ने सबसे पहले ऑस्टिन की जो धारणा थी, ऑस्टिन के विचार आए थे अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं माना जा सकता। तो सबसे पहले बियरली ने ऑस्टिन की धारणा की आलोचना करते हुए लिखा है कि की के बाद इन्वर्टेड कॉमास में लेना, आधुनिक राज्य के कानून का ऑस्टिन द्वारा किया गया विश्लेषण, आधुनिक राज्य के कानून का ऑस्टिन द्वारा किया गया विश्लेषण भ्रामक और अपूर्ण है, भ्रामक है और अपूर्ण है। यदि इसे सत्य माना जाए तो इंग्लैंड के कॉमन लॉ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि इसे सत्य माना जाए तो इंग्लैंड के कॉमन लॉ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इंग्लैंड का कॉमन लॉ भी रीति रिवाजों पर आधारित है। इंग्लैंड का कॉमन लॉ भी रीति रिवाजों पर आधारित है। तो बियरली ने क्या कहा है? बियरली ने ऑस्टिन की जो इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, बियरली ने क्या कहा है? बियरली ने जो ऑस्टिन की धारणा है, ऑस्टिन की धारणा जो है उसको उसकी आलोचना करते हुए कहा है, उसकी आलोचना की और कहा है कि आधुनिक राज्य के कानून का ऑस्टिन द्वारा दिया गया विश्लेषण, आधुनिक राज्य के जो कानून है उसका ऑस्टिन द्वारा दिया गया विश्लेषण भ्रामक और अपूर्ण है, भ्रामक है और अपूर्ण है। यदि इसे सत्य मान लिया जाए, यदि एक बार इसे सत्य भी मान लिया जाए तो क्या होगा? यदि इसे सत्य मान लिया जाए तो इंग्लैंड के कॉमन लॉ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड का कॉमन लॉ भी रीति रिवाजों पर आधारित है। इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है वो भी रीति रिवाजों पर आधारित है। ये थी बियरली की परिभाषा। अब आती है लॉर्ड रसेल की परिभाषा। लॉर्ड रसेल जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में तर्क दिया। लॉर्ड रसेल की परिभाषा। लॉर्ड रसेल के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा, ऐतिहासिक रूप से कानून का विकास, ऐतिहासिक रूप से कानून का विकास परंपराओं के माध्यम से हुआ है, परंपराओं के माध्यम से हुआ है। कुछ समाजों में कानून बनाने वाली संस्था न होने पर अनेक प्रथाओं और परंपराओं का विकास हो जाता है। कुछ समाजों में कानून बनाने वाली संस्था न होने पर अनेक प्रथाओं और परंपराओं का विकास हो जाता है, जो प्राय कानून जैसी ही बाध्यता रखती है, जो प्राय कानून जैसी ही बाध्यता रखती है। उदाहरण के लिए व्यापारिक कानूनों का उल्लेख किया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यापारिक कानूनों का उल्लेख किया जा सकता है। इसी में है, लोकतंत्रात्मक सरकारों में सार्वजनिक इच्छाएं कानून पर आधारित होती हैं। लोकतंत्रात्मक सरकारों में सार्वजनिक इच्छाएं कानून पर आधारित होती हैं। कानून बाध्यकारी शक्ति द्वारा थोपी गई आज्ञा नहीं होती। कानून क्या नहीं होती? बाध्यकारी शक्ति द्वारा थोपी गई आज्ञा नहीं होती है, बल्कि सहमति पर निर्भर होता है, बल्कि सहमति पर निर्भर होता है। राष्ट्रों को अपने पारस्परिक व्यवहार के लिए जो नियम विकसित किए हैं, राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक व्यवहार के लिए जो नियम विकसित किए हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया जाता है। उनको ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो लॉर्ड रसेल ने क्या कहा? लॉर्ड रसेल ने क्या कहा कि ऐतिहासिक रूप से कानून का विकास परंपराओं के माध्यम से हुआ है। ऐतिहासिक रूप से देखें, इतिहास से देखें तो कानून का विकास परंपराओं के माध्यम से हुआ है। कुछ समाजों में, कुछ समाज ऐसे थे जिनमें कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी। कानून बनाने वाली संस्था नहीं होने पर अनेक प्रथाओं और परंपराओं का विकास हो गया। अनेक परंपराओं और प्रथाओं का विकास हुआ जो प्राय कानून जैसी बाध्यता रखते हैं। ऐसी परंपराएं
और ऐसी प्रथाएं जो कानून जैसी बाध्यता रखते हैं। लोकतंत्रात्मक सरकार जितनी भी है में सार्वजनिक इच्छाएं कानून का आधार होती हैं। जो भी सार्वजनिक इच्छाएं वो कानून का आधार होती हैं। कानून बाध्यकारी शक्ति द्वारा थोपी गई आज्ञा नहीं होता। कानून क्या बाध्यकारी शक्ति द्वारा थोपी गई आज्ञा नहीं होता, अपितु सहमति पर निर्भर होता है। कानून हमेशा सहमति पर निर्भर होता है। राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक व्यवहार के लिए जो नियम विकसित किए हैं, जितने भी राष्ट्र हैं उन्होंने अपने पारस्परिक व्यवहार के लिए जो नियम विकसित किए हैं उन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया गया है। जितने भी नियम विकसित किए उन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का नाम दिया गया है। ये थी 4 परिभाषाएं। आगे की कल करेंगे।